हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर 6 सेक्शन 25 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 26 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी जस्ट स्टार्ट विद द सेक्शंस। ठीक है, तो सेक्शन 26 हमें क्या बोलता है? ये हमें बताता है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में। तो where the license of certifying authority is suspended or revoked, the controller shall publish notice of such suspension or revocation as the case may be in the database maintained by him। एक बार जब लाइसेंस जो है ना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो लाइसेंस है वो रिवोक हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, तो कंट्रोलर जो होता है वो एक पब्लिश करेगा नोटिस कि ऐसी जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक हो गई है, और वो अपने उस डेटाबेस में मेंटेन करेगा ये रिकॉर्ड जो वो मेंटेन करता है। ठीक है, देन सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है वेयर वन और मोर repositories are specified, the controller shall publish notice of such suspension or revocation as the case may be in all such repositories। तो जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रिपोजिटरीज है ना, तो कंट्रोलर क्या करेगा? नोटिस पब्लिश करेगा उन सारे रिपोजिटरीज में। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रिपोजिटरी होता क्या है? तो रिपोजिटरी जो है ऐसा प्लेस होता है, ऐसा सेंट्रल लोकेशन होता है जहाँ सारा डेटा जो है ना स्टोर करता है कंट्रोलर। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा जहाँ एक से ज़्यादा रिपोजिटरीज है वहाँ हर जगह पे वो नोटिस पब्लिश करनी पड़ेगी। अब इसका प्रोवाइजो हमें ये बता रहा है कि द डेटाबेस कंटेनिंग द नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन एज द केस में बी शैल बी मेड अवेलेबल थ्रू अ वेबसाइट विच शैल बी एसेसिबल राउंड द क्लॉक। अब हमने देखा कि हर रिपोजिटरी में नोटिस फाइल करनी होगी, लेकिन ऐसे केस में जहां वेबसाइट पे ही अवेलेबल कर सकते हैं नोटिस, कंट्रोलर वेबसाइट पे अवेलेबल कर सकता है सस्पेंशन या रिवोकेशन की नोटिस, तो वो उस पर कर देगा। देन ये माना जाएगा कि इस एक्ट का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो गया है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंट्रोलर मे इफ ही कंसिडर नेसेसरी पब्लिसाइज द कंटेंट ऑफ द डाटाबेस इन सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया एज ही मे कंसिडर अप्रोप्रिएट। और इसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर भी दे रखी है कंट्रोलर को कि अगर उसको सही लगता है तो वो पब्लिसाइज कर सकता है उस कंटेंट, उस डेटा का कंटेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया में है वो और भी कई दूसरे जगह पे भी पब्लिश कर सकता है। जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको फुलफिल करनी ही होगी, वो आप पे मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ सेकेंड प्रोवाइजो जो है वो आपके डिस्क्रिशनरी पावर है कि आप अलग और कहीं जगह पे भी आप पब्लिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिशनल पावर दिया है कंट्रोलर को। ये हो गया हमारा नोटिस ऑफ सस्पेंशन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 27 जो हमें बता रहा है पावर टू डेलीगेट। ठीक है, डेलीगेट मतलब क्या होता है? डेलीगेट मतलब जैसे हम अपना काम किसी और को डेलीगेट करते हैं, हम अपना काम किसी और को देते हैं, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, अपना लेजिस्लेचर जो है अपना लेजिस्लेशन बनाने का पावर एग्जीक्यूटिव को दे देता है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल अपना जो वर्क होता है वो डेलीगेट कर देता है एजेंट को और एजेंट उसके बिहाफ में काम करता है, तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, अब डेलीगेशन का पावर क्या है? तो द कंट्रोलर मे इन राइटिंग ऑथराइज द डिप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और एनी ऑफिसर टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर ऑफ द कंट्रोलर अंडर दिस चैप्टर। अब इसमें क्या बोल रहा है? कंट्रोलर जो होता है ना, वो तो हमने देखा था हायरार्की, जो कंट्रोलर सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर कंट्रोलर है, फिर डिप्टी, असिस्टेंट और अदर ऑफिसर्स जो हैं ये सारे उसके अंडर आते हैं। तो कंट्रोलर जो है वो राइटिंग में, ठीक है, ऑथराइज कर सकता है डिप्यूटी कंट्रोलर को या असिस्टेंट कंट्रोलर को या कोई अदर ऑफिसर को अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, कंट्रोलर की पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो इस चैप्टर में दी गई है, चैप्टर 6 में। ठीक है, ये हो गया हमारा 27 जो कि एक छोटा सेक्शन था। अब 28 पे आते हैं जो बता रहा है पावर टू इन्वेस्टिगेट कंट्रावेंशन। अब कंट्रावेंशन का इन्वेस्टिगेशन की पावर हमें 28 में दे रखी है। तो कंट्रोलर or any officer authorized by him in this behalf shall take up for investigation any contravention of this provision of the act, rule, regulation made thereunder।
तो कंट्रोलर जो होता है या कोई अदर ऑफिसर, जो कंट्रोलर जिसको ऑथराइज किया है इस काम के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किस चीज़ के लिए, किसी कॉन्ट्रावेंशन के लिए। किस चीज़ का कॉन्ट्रावेंशन? प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेन किया है तो कंट्रोलर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या उस कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज किया गया है कंट्रोलर के द्वारा, ठीक है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लॉज। सेकेंड क्लॉज में बता रहा है कंट्रोलर और एनी अदर ऑफिसर authorized by him in this behalf shall exercise like power which are conferred on income tax authority under chapter 13 of Income Tax Act of 1961 and shall exercise such power subject to such limitation laid down under the act. Important point, बहुत ही ज़्यादा important, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने का। मैं VVI लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, कंट्रोलर जो है या कोई अदर ऑफिसर, जो डिप्टी कंट्रोलर था, असिस्टेंट कंट्रोलर था, कोई अदर ऑफिसर था जो भी ऑथराइज है उसके बिहाफ में एक्सरसाइज करने का पावर, ठीक है, तो उसके पास कैसा पावर होगा? उसके पास सेम पावर होगा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होता है अंडर चैप्टर 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। और वो एक्सरसाइज करेगा वैसा पावर, और उस पर कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, जो उस एक्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस है ना, वही सेम लिमिटेशन कंट्रोलर या सच अदर ऑफिसर के ऊपर भी होंगे। तो याद रखिएगा उनकी पावर किसके नेचर की है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के नेचर, जो कि चैप्टर 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में दे रखा है, प्लस उन पर लिमिटेशन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 29 पे, जो बता रहा है एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डेटा के बारे में। तो विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 69, कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल, if has reasonable cause to suspect that any contravention of the provision of this chapter has been committed, have access to any computer system, any apparatus, data or any other material connected with such system for the purpose of searching or causing a search to be made for obtaining any information or data containing in or available to such computer system। अब इस सेक्शन में हमें ये बता रहा है कि कंट्रोलर जो है और कोई अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, अगर उसको पास रीज़नेबल कॉज है ये बिलीव करने का कि किसी पर्सन ने जो है वो कंट्रावीन किया है इस चैप्टर के किसी प्रोविज़न को, ठीक है, तो वो क्या है, उसके पास एसेस होगा, उस कंट्रोलर के पास या अदर पर्सन के पास जो ऑथराइज है उसके पास एसेस होगा किस चीज़ का? कंप्यूटर सिस्टम का, ऑपरेटर्स का, डेटा का और अदर मटेरियल कनेक्टेड टू सच सिस्टम। किस लिए ये सब होगा उसके पास एक्सेस? इसलिए होगा ताकि वो सर्च करे और करवाए सर्च, और ताकि वो सारे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, डेटा निकल पाए उस कंप्यूटर सिस्टम से, ताकि उसको पता चले कि कौन सा प्रोविज़न कॉन्ट्रावीन हुआ है और क्या एक्चुअली उसने कमिट किया है। इसका सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम may by order direct any person in charge of or otherwise concerned with the operation of the computer system, apparatus or material to provide him with such reasonable technical and other assistance as he consider necessary। Second सब क्लॉज हमें ये बता रहा है कि कंट्रोलर या जो अदर ऑथराइज पर्सन है वो डायरेक्ट कर सकता है, जो उस कंप्यूटर सिस्टम का, डेटा का, ऑपरेटर्स का, मटेरियल का इंचार्ज है ना, वो उससे असिस्टेंट ले सकता है, टेक्निकल और अदर असिस्टेंट ले सकता है उस पर्सन से, जो भी उसको लगता है ज़रूरी, ताकि वो डिटेक्ट कर सके कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। ये 29 हो गया हमारा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30 पे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। इसमें क्या बता रहा है? एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल मेक यूज़ ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर डेट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिसयूज़। जितनी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है वो क्या यूज़ करेगी? वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर यूज़ करेगी जो कि सिक्योर करता है उसको इंट्रूजन से और मिसयूज़ से, ठीक है। अब कोई हार्डवेयर कैसे यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, इन सब की
प्रक्रिया क्या होगी यूज़ करने की, उसका सिक्योर सिस्टम कैसा होता है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करती है, अगर कोई उसमें घुस गया, इंट्रूजन कर लिया, अगर किसी ने उसका मिसयूज़ कर लिया, तो ये सब कैसे होगा, इसका यूज़ कैसे किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम का, ये सारी चीज़ें, कुछ प्रोसीजर जो होती है ना वो फॉलो करनी पड़ती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, जितने भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैं। फिर दूसरा बोल रहा है ये प्रोवाइड करता है, जितनी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन इट्स सर्विस। उनके सर्विस में एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जो कि एक रीजनेबली सूटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ इंटेंडेड फंक्शन। अब जो वो फंक्शन करना चाहते हैं परफॉर्म, उसके लिए रीजनेबली सूटेड होना चाहिए, मतलब इतनी जो मिनिमम लेवल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम लेवल की रिलायबिलिटी लेवल है, वो तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या था, वो यूज़ करेंगे ऐसा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोसीजर जो सिक्योर करता है इंट्रूजन से और मिसयूज से। दूसरा है रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी रखेंगे। तीसरा है एडहर करेंगे सिक्योरिटी प्रोसीजर से, जो इंश्योर करता है सीक्रेसी एंड प्राइवेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर एश्योर्ड। वो ऐसे सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो करेंगे जो मेंटेन करेगा सीक्रेसी और प्राइवेसी, किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्राइवेसी मेंटेन करना, उसका सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज अगर किसी और के हाथ में लगा फिर वो भी यूज़ कर सकता है, इसीलिए इसका सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंश्योर कौन करेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। फिर हमारा CA है जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, तो ये CA जो है हमारा वो 2008 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है, 2008। अब क्या है, CA हमें बता रहा है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल बी रिपोजिटरी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर दिस एक्ट। अब ये बताया जा रहा है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना वही रिपोजिटरी भी होगा हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, जो भी इस एक्ट के अंदर इशूड होता है। तो जो भी एक्ट के अंदर इशूड हो रहा है ना सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसका रिपोजिटरी मतलब उसको रखेगा कौन, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी रखेगा। फिर CB बोल रहा है पब्लिश करेगा ऐसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रैक्टिस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट। तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, उसके प्रैक्टिस के रिगार्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और उसके करंट स्टेटस, उस सर्टिफिकेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो पब्लिश करेगा कि उसका प्रैक्टिस कैसा होगा उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में, और उसके करंट स्टेटस क्या है उस सर्टिफिकेट का, ये भी बताया जाएगा। किसके द्वारा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। फिर D में बता रहा है ऑब्जर्व सच अदर स्टैंडर्ड एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में अगर कोई और भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो वो भी फॉलो करना होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। अब आते हैं सेक्शन 31 में, जो हमें बता रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट ETC, ठीक है। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इंश्योर करना होगा कि वो ये एक्ट जो है वो कंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो every certifying authority shall ensure that every person employed or otherwise engaged by it complies in the course of its employment or engagement with the provision of this act, rules, regulation and order made thereunder। जितने भी certifying authority होंगे उनको इंश्योर करना होगा क्या, कि जितने भी पर्सन हैं जो एम्प्लॉयड है या अदरवाइज इंगेज हैं, ठीक है, किस चीज़ में, एम्प्लॉयमेंट में, इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट या इंगेजमेंट, ठीक है, किसके अंदर, इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर, रूल के अंदर या रेगुलेशन के अंदर या ऑर्डर के अंदर। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंश्योर करेगा कि ये सारे लोग जो है, जो भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, इनको इंगेज किया गया है, अदरवाइज ये सारे जो है इस एक्ट के प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ड्यूटी है। अब आते हैं 32 में, जो कि डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस के बारे में बता रहा है। तो जितने भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं ना वो डिस्प्ले करते हैं अपना लाइसेंस एट कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच इट कैरीज इट्स ऑन इट्स बिजनेस। अब इनको कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में दिखाना होता है कि इनके पास लाइसेंस है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, ये एक्ट कर सकते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। और वो कहाँ ये लगाएंगे, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ देयर प्रीमाइसेस, जहाँ वो बिजनेस कैरी करते हैं वहाँ पे इनको लगाना ज़रूरी है, ठीक है।
क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि ये ऑथराइज सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना। फिर 33 में बताता है सरेंडर ऑफ लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस कब सरेंडर कर सकते हैं। तो जितनी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया या रिवोक हो गया है, शेल इमीडिएटली आफ्टर सच सस्पेंशन और रिवोकेशन सरेंडर द लाइसेंस टू द कंट्रोलर। तो जैसे ही उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया या रिवोक हो गया, उनको अपना लाइसेंस सरेंडर करना होता है कंट्रोलर के पास, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज बोल रहा है वेयर एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू सरेंडर अ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन इन whose favor a license is issued shall be guilty of an offence and shall be punished with imprisonment may extend up to 6 months or fine which may extend to 10,000 or with both। तो अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है ना फेल हो जाता है सरेंडर करने की लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, आप एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी और रिवोक हो गया आपका लाइसेंस या सस्पेंड हो गया और आप फेल हो जाते हो उसको सरेंडर करने के लिए कंट्रोलर को, ठीक है, तो क्या होगा, आप गिल्टी हो जाओगे ऑफेंस के अंदर जो कि पनिशेबल है कितनी साल के इम्प्रिजनमेंट का। तो यहाँ 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है और उसके साथ साथ फाइन भी है आपको, ठीक है। और ये जो फाइन है ना वो भी 10,000 तक जा सकती है, ये आपको दोनों ही मिल सकता है, मतलब कि 6 मंथ की पनिशमेंट और 10,000 का फाइन, और बोथ भी मिल सकता है आपको, बोथ, ठीक है, अगर आपने लाइसेंस सरेंडर नहीं किया। तो अगर आप कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो तो आपको लाइसेंस जल्द टू जल्द सरेंडर कर देना चाहिए अगर आपका सस्पेंड या रिवोक हो गया लाइसेंस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 34 सेक्शन पे जो डिस्क्लोजर के बारे में बता रहा है। तो जितनी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना वो डिस्क्लोज करेंगे, क्या डिस्क्लोज करेंगे, जो नीचे चीज़ें दे रखी है वो सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज करेंगे, और किस मैनर में करेंगे, जो कि रेगुलेशन में स्पेसिफाइड किया गया उस मैनर में करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिस्क्लोज करेंगे। देन वो क्या डिस्क्लोज करेंगे, एनी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट रेलिवेंट देयर टू, कोई सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट अगर वो रेलिवेंट है तो वो भी वो डिस्प्ले करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। फिर नोटिस ऑफ द रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर उनका सर्टिफिकेट जो है रिवोक हो गया है या सस्पेंड हो गया है तो उसका नोटिस भी वो डिस्क्लोज करेंगे। और लास्ट क्या है, एनी अदर फैक्ट दैट मटेरियली एंड एडवर्सली अफेक्ट ईदर द रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विच दैट अथॉरिटी हैज़ इशूड और द अथॉरिटीज एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स सर्विस। कोई अदर फैक्ट, ठीक है, जो मटेरियली अफेक्ट कर रहे हो या एडवर्सली उल्टा अफेक्ट कर रहे हो किस चीज़ को, उसकी रिलायबिलिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, ठीक है, और वो जो उस अथॉरिटी ने इशू किया है और अथॉरिटी की एबिलिटी है उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। सब सेक्शन 2 क्या बता रहा है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एनी इवेंट हैज़ अकर्ड और एनी सिचुएशन has arisen which may materially and adversely affect the integrity of the computer system or the condition subject to which an electronic signature certificate was granted, then certifying authority shall use a reasonable effort to notify any person who is likely to be affected by that occurrence. B. Act in accordance with the procedure specified in the certification practice statement with such event or situation, ठीक है। तो सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है जहाँ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की कोई ओपिनियन है, ओपिनियन किस बारे में है कि कोई इवेंट अकर हुआ है या कोई सिचुएशन जो है अराइज हो गई है, ठीक है, जो कि मटेरियली या एडवर्स अफेक्ट कर रही है, किस चीज़ को मटेरियली या एडवर्स अफेक्ट कर रही है, कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी या वैसे कंडीशंस को जिस कंडीशन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो ग्रांट किया गया है। तो क्या करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो रीजनेबल एफर्ट लेगा
नोटिफाई करने के लिए उस पर्सन को जो कि अफेक्ट होगा ऐसे अकरेंस के कारण। अगर कोई जो है उस इवेंट से कोई इवेंट अकर हो गया या कोई सिचुएशन अराइज हुई है जिससे मटेरियली या एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, कि कोई कंप्यूटर सिस्टम का इंटीग्रिटी या कोई कंडीशन जो है वायलेट हो रहा है, जिस कंडीशन के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो रीजनेबल एफर्ट ले नोटिफाई करने के लिए उस पर्सन को जो लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डेट अकरेंस। ठीक है, शायद अफेक्ट ना भी हो लेकिन ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो पर्सन अफेक्ट हो जाए, लाइकली है यहाँ। दूसरा क्या है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट टू सच विथ सच इवेंट और सिचुएशन। और वो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो एक्ट कैसा करेगा, वो कैसे काम करेगा, प्रोसीजर के हिसाब से, उस प्रोसीजर के हिसाब से जो स्पेसिफाइड की गई है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में, जो कि डील करता है ऐसे इवेंट या सिचुएशन से। अब ऐसे इवेंट या सिचुएशन से डील करने के लिए ऑलरेडी प्रोसीजर जो है ना स्पेसिफाई किए गए हैं, तो वो स्पेसिफाई कहाँ किए गए हैं, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में। तो वो उसी हिसाब से सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है डील करेगा। दो चीज़ें उसको दी गई है ड्यूटी कि वो रीजनेबली एफर्ट लेगा उस पर्सन को बताने के लिए जो इफेक्ट होगा, दूसरा जो प्रोसीजर दिया गया है वो फॉलो करेगा। ये दो चीज़ें वो फॉलो करेगा। और 34 सेक्शन के साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 7 पे। ठीक है, जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हमने बहुत बातें कर ली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में ऊपर। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली इसका है ये है क्या। ठीक है, तो सेक्शन 35 says about certifying authority to issue electronic signature certificate। अब certifying authority जो है वो electronic signature certificate issue करती है। तो any person may make an application to the certifying authority for the issue of the electronic signature certificate in such form as may be prescribed by the central government। अब कोई पर्सन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कहाँ एप्लीकेशन मेड करेगा, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन मेड करेगा और वैसे फॉर्म में मेड करेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सो इजी। अब सबसेक्शन 2 बोल रहा है एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेनिड बाय सच फी not exceeding 25,000 rupees as may be prescribed by central government to be paid to the certifying authority। अब जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए, उसके साथ साथ हमें फ़ी भी देना पड़ेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और वो फ़ी कितना होगा, 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये जो है हमारी फीस होगी। इसके साथ एक प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट वाइल प्रिस्क्राइबिंग फी अंडर सबसेक्शन 2 डिफरेंट फीस में भी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, अब डिफरेंट क्लास ऑफ एप्लीकेंट के लिए डिफरेंट फीस भी हो सकती है। जैसे अगर इंडिविजुअल है मे भी इसके लिए फ़ीस थोड़ी कम हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो उसके लिए थोड़ी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए भी डिफरेंट हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो अप्लीकेंट कौन है, इसके लिए फ़ीस डिफरेंट हो सकती है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि फ़ी फिक्स हो। अब सबसेक्शन 3 हमें बोल रहा है एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेनिड बाय सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट और वेयर देयर इज नो सच स्टेटमेंट अ स्टेटमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। तो जो भी एप्लीकेशन जो है ना मेड की जाएगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उनको दे दिया जाए, इशू कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जाएंगी, अकम्पेनिड करेगी। क्या क्या करेगी, तो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट जाएगी उसके साथ साथ, एप्लीकेशन के साथ साथ। और जहाँ ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है तो एक स्टेटमेंट जिसमें कंटेन करेगा वैसे पर्टिकुलर्स जो भी स्पेसिफाइड किए गए हैं रेगुलेशंस में, वो सारे चीज़ें उसमें रहेंगी, वो मेंशन किया जाएगा वो सारे पर्टिकुलर्स, और वो अकम्पेनिड होगी उस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, चलिए अब सब क्लॉज 4 बोल रहा है ऑन रिसीव्ड ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट और द अदर स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3 एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट डीम्स फिट grant the electronic signature certificate for the reason to be recorded in writing, reject the application
अब एक बार एप्लीकेशन मिल गई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंदर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होगा, उसको कंसीडर करेगा जो भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट दिया गया है, और अगर नहीं है तो जो भी स्टेटमेंट जो सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है वो स्टेटमेंट दिया गया है, और इंक्वायरी करेगा उसके रिगार्डिंग कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या गलत। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपन जो भी है वो इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद ग्रांट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट उस पर्सन को, ठीक है, और रीज़न रिकॉर्ड करेगा उस चीज़ के लिए। अगर उसने रिजेक्ट किया एप्लीकेशन तो वो भी रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि उसने रिजेक्ट क्यों किया एप्लीकेशन, वाई ही रिजेक्टेड, ठीक है, वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा। ये हो गया हमारा सब क्लॉज 4। इसका एक प्रोवाइजो है जो बोल रहा है नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एप्लीकेंट हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज रिजेक्शन। अब रिजेक्शन है तो फिर तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप बताइए कि आपका एप्लीकेशन क्यों ना रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 35। अब हम आते हैं सेक्शन 36 के ऊपर, जो कि बता रहा है रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या मेड करेंगे जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। तो अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाइल इशूइंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल सर्टिफाई दैट। तो जब कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफाई करता है कि इट हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ ऑल दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर इन। तो जब भी वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है इशू करेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो वो ये सर्टिफाई करेगा कि इसने सारी जो है इस एक्ट के प्रोविजंस रूल्स रेगुलेशन उसको कंप्लाई किया है। दूसरा, इट हैज़ पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज़ एक्सेप्टेड इट, कि उसने पब्लिश कर दिया है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या उसने वो अवेलेबल किया है उस पर्सन को जिस पे रिलाई कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर को जिसने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, पब्लिश किया है या मेड अवेलेबल किया है, ठीक है। अब इसमें सी पॉइंट हमें ये बता रहा है द सब्सक्राइबर होल्ड द प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सब्सक्राइबर क्या होल्ड करेगा, प्राइवेट की जो करस्पॉन्ड कर रहा है पब्लिक की को, जो लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन वो मेड करेगा। फिर सी ए हमें बता रहा है कि सब्सक्राइबर होल्ड अ प्राइवेट की विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि सब्सक्राइबर जो है उसके पास प्राइवेट की है, ठीक है, जो कैपेबल है डिजिटल सिग्नेचर होल्ड करने के लिए, जो कैपेबल है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसके पास प्राइवेट की है। अब सी भी हमें बता रहा है द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स बाय द प्राइवेट की हेल्ड बाय द सब्सक्राइबर। अब जो है वो पब्लिक की जो है वो लिस्टेड है सर्टिफिकेट में, जो कि किस लिए यूज़ होता है, वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जो कि अफिक्स किया गया है प्राइवेट की के द्वारा, सब्सक्राइबर के द्वारा, ठीक है। हमने देखा था कि प्राइवेट की जो क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर और पब्लिक की जो है वेरीफाई करता है, तो सेम यहाँ पे भी है। डी में बता रहे सब्सक्राइबर पब्लिक की एंड प्राइवेट की कंस्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर। सब्सक्राइबर की जो पब्लिक की है और प्राइवेट की है जो एक फंक्शनिंग की पेयर होनी चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर ई में बता रहा है इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ एक्यूरेट। इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में एक्यूरेट होना चाहिए। और लास्ट वन एफ बता रहा है इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट which if it had been included in the digital signature certificate would adversely affect the reliability of the representation in clause A to D। कि उसको कोई नॉलेज नहीं है मटेरियल फैक्ट का जो कि इंक्लूडेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है रिलायबिलिटी, जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया है ना A to D में उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है मटेरियल फैक्ट की उसको, ठीक है।
तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन मेड करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी चीज़ें को सर्टिफाइंग अथॉरिटी की उसने कंप्लाई किया है, प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट से पब्लिश किया है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या मेड अवेलेबल किया है, सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है जो कि करस्पॉन्ड करती है पब्लिक की से, फिर सब्सक्राइबर जो है प्राइवेट की होल्ड करता है जो कैपेबल है कि क्रिएट कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर। ये सारी रिप्रेजेंटेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बनानी है। पब्लिक की जो भी लिस्टेड है वो वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर को जो कि प्राइवेट की ने क्रिएट किया है। फिर सब्सक्राइबर जो भी है पब्लिक की का प्राइवेट की का वो एक फंक्शनिंग की पेयर बनाना चाहिए, अलग अलग दोनों नहीं हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेन कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो एक्यूरेट होना चाहिए। प्लस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड हुई जो एडवर्सली अफेक्ट करेगी ए टू डी के रिप्रेजेंटेशन को। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन मेड करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, अब हम आते हैं सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो सेक्शन 37 में बताया गया है। अब ये बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सस्पेंड सच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो भी सबसेक्शन 2 में दे रखा है उसको सब्जेक्ट करते हैं, वो सब्जेक्टेड है मतलब उसको छोड़ के। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू किया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो सस्पेंड कर सकता है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कब? ऑन रिसीप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू द फैक्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सब्सक्राइबर। अब जो है सब्सक्राइबर जो है वो क्या कराना चाहता है, सस्पेंड कराना चाहता है अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट मेड करेगा खुद से या कोई पर्सन जो ड्यूली ऑथराइज है उसके बिहाफ में। तो फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो भी इशू किया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने वो उसको सस्पेंड कर सकता है। रिक्वेस्ट मेड कौन करेगा, सब्सक्राइबर या उसके पर्सन से ड्यूली ऑथराइज पर्सन। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, इफ इट इज़ द ओपिनियन ऑफ दैट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, या तो रिक्वेस्ट मेड किया गया सब्सक्राइबर के द्वारा या तो ओपिनियन ऐसा बन रहा है कि ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ना इसको सस्पेंड करना ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर में फर्स्ट क्लॉज में बता रहा था सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, तो देखते हैं हम सबसेक्शन 2 में क्या दे रखा है जिससे सबसेक्शन 1 सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो a digital signature certificate shall not be suspended for a period exceeding 15 days unless the subscriber has given an opportunity of being heard in that matter। अब सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ना उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। कितने दिन से एक्सीडिंग, 15 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जब तक सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी ना दिया जाए हर्ड का। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 15 दिन के अंदर अंदर फॉलो करना है। तो यही बता रहा है सबसेक्शन 1 में कि ये सब तो कर देंगे, सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे या पब्लिक इंटरेस्ट पे हम सस्पेंड तो कर देंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सब्सक्राइबर को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस राइट टू हियरिंग दिया जाएगा, राइट टू बीइंग हर्ड। ठीक है, अब क्लॉज 3 बोल रहा हूँ सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर। अब एक बार सस्पेंशन हो गया किस चीज़ का, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस सेक्शन के अंदर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब इन्फॉर्म तो करेगा ना उस चीज़ के बारे में। किसको इन्फॉर्म करेगा, सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करेगा, है ना। सब्सक्राइबर को पता होना चाहिए कि उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अब सस्पेंड हो चुका है, तो इन्फॉर्मेशन कौन देगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी देगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 38 पे जो कि हमें बता रहा है रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। रिवोक कैसे करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इशू कर सकती है वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन authorized by him make a request to that effect, or upon the death of the subscriber, or upon the dissolution of the firm or winding up of the company where the subscriber is a firm or a company। ठीक है,
सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है ना वो रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो भी उसने इशू किया है। वो कब कब करेगी? इन 3 कंडीशन पे करेगी, जहाँ सब्सक्राइबर या कोई अदर पर्सन जो है, जो भी सब्सक्राइबर के द्वारा ऑथराइज है, उसने अगर रिक्वेस्ट मेड किया कि भाई हमारा जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक कर दो, तो वहाँ उस केस में रिवोक कर दिया जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। जहाँ सब्सक्राइबर की डेथ हो चुकी है वहाँ ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एंड द थर्ड केस अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वेयर द सब्सक्राइबर इज अ फर्म और द कंपनी। जहाँ सब्सक्राइबर फर्म है तो डिसोल्यूशन जब हो जाएगी उस फर्म का तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिवोक हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और जहाँ सब्सक्राइबर जो है कंपनी है तो वाइंडिंग अप जब होगी कंपनी का तो वो रिवोक हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 a certifying authority may revoke a digital signature certificate which has been issued by it any time if its opinion that। अब ऊपर वाले केस में था रिवोकेशन जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिवोकेशन कौन मेड कर रहा है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी मेड कर रहा है, बट किसके रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है? सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे या उसके कोई ऑथराइज्ड पर्सन के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, या तो उसकी डेथ हो रही है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम में। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना सब क्लॉज 2 में यहाँ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के खुद के ओपिनियन में उसको लग रहा है कि रिवोक कर देना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो किन किन केस में जो है रिवोक करेगा? तो ये 4 केसेस दिए हैं। तो सबसे पहला चीज़ है जहाँ पे मटेरियल जो फैक्ट है जो रिप्रेजेंट किया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो क्या है? वो फॉल्स है या उसको छिपाया गया है, कंसील किया गया है। किसी मटेरियल फैक्ट जो रिप्रेजेंट किया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो फॉल्स रिप्रेजेंट किया गया है सब्सक्राइबर के द्वारा, या तो कुछ फैक्ट जो है कंसील कर ली गई है। दूसरी चीज़ क्या है? जो रिक्वायरमेंट थी इशू करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो सेटिस्फाई ही नहीं की है सब्सक्राइबर ने। तीसरा नंबर क्या है? जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास जो प्राइवेट की है और सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। वो कॉम्प्रोमाइज़ इस मैनर में हुई है जो कि मटेरियली अफेक्ट कर दे रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी। अब हमने देखा था कि रिलायबिलिटी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अब वो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है ना सर्टिफाइंग अथॉरिटी की प्राइवेट की या सिक्योरिटी सिस्टम में, वो मटेरियली अफेक्ट कर रही है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी। तो इस कारण से जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर देता है। फिर लास्ट जो नंबर है उसमें सब्सक्राइबर अगर खुद ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जा रहा है या वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या जहाँ सब्सक्राइबर एक फर्म है या कंपनी है तो फर्म डिसॉल्व हो जा रहा है और कंपनी वाउंड अप हो जा रही है, या तो उसका एग्जिस्टेंस ही सीज हो रहा है, उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ना सर्टिफाइंग अथॉरिटी खुद से ही जो है रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 4 केसेस थे जहाँ की जो मटेरियल फैक्ट है वो फॉल्स रिप्रेजेंट किया गया, कंसील किया गया है, जहाँ की रिप्रेजेंटेशन जो है इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वही नहीं सेटिस्फाई की गई है। अब ये जो प्राइवेट की है और सिक्योरिटी सिस्टम है वैसे कंप्रोमाइज़ हो रहा है जो मटेरियल इफेक्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी को। और चौथा है जो सब्सक्राइबर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, डेड हो गया, फर्म जो है फर्म डिसॉल्व हो गई है और कंपनी वाउंड अप हो गई है या सीज टू एग्जिस्ट हो गई है, तो फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक हो जाएगा। फिर क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ना वो रिवोक तब तक नहीं होगा जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो होता है। अब सब क्लॉज 2 के स्टार्टिंग में ही ये लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, यानी कि ये तभी होगा जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस राइट टू ऑफ बीइंग हर्ड उसको दिया जाएगा सब्सक्राइबर को, ठीक है। अब सब क्लॉज 4 हमें ये बता रहा है On revocation of digital signature certificate under this section, the certifying authority shall communicate the same to the subscriber। एक बार रिवोक हो गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस सेक्शन के अंदर तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा उस चीज़ को सब्सक्राइबर को। अब सब्सक्राइबर को भी पता होना चाहिए ना कि उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ना रिवोक हो गया है, तो ये चीज़ सब्सक्राइबर को कम्युनिकेट की जाएगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा।
अब 39 है कि नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन के बारे में। अब सस्पेंड हो गया, रिवोक हो गया, तो अब आप नोटिस दोगे उस चीज़ की। तो जहाँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है या तो सस्पेंड हो रहा है या तो रिवोक हो रहा है। सस्पेंड हो रहा है सेक्शन 37 के अंदर, रिवोक हो रहा है सेक्शन 38 के अंदर। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगा, नोटिस पब्लिश करेगा उस सस्पेंशन का या रिवोकेशन का। कहाँ नोटिस पब्लिश करेगा, रिपोजिटरी में करेगा। ठीक है, रिपोजिटरी मैंने आपको बताया था सेंट्रल लोकेशन जहाँ डेटा स्टोर होता है। और वो जो रिपोजिटरी है वो स्पेसिफाई कहाँ किया जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इटसेल्फ में ही स्पेसिफाई किया जाएगा उस पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस के बारे में। तो उस रिपोजिटरी को कर दिया जाएगा इन्फॉर्म पब्लिक नोटिस के द्वारा। सब सेक्शन 2 हमें ये बता रहा है कि जहाँ एक से ज़्यादा रिपोजिटरी हैं तो सारे रिपोजिटरी को हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी पब्लिक नोटिस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर 6। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 7 पे, जो कि बता रहा है ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर। ये बहुत ही छोटा है, तो आज हम 42 सेक्शन तक कंप्लीट कर लेंगे आज के सेशन में। तो सेक्शन 40 जो है वो जनरेटिंग की पेयर के बारे में बता रहा है। की पेयर जनरेटिंग, वेयर एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द पब्लिक की ऑफ विच correspond to the private key of that subscriber which is to be listed in the digital signature certificate has been accepted by the subscriber shall generate that key pair by applying to the security procedure। अब जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो पब्लिक की है और प्राइवेट की है वो करस्पॉन्ड कर जाएगी एक दूसरे को। जो भी प्राइवेट की या पब्लिक की जो सब्सक्राइबर के पास है वो एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर जाएगी, और वो जो है ये दोनों प्राइवेट की और पब्लिक की लिस्टेड किस में है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। और वो एक्सेप्ट कौन करेगा, सब्सक्राइबर एक्सेप्ट कर लेगा। तो सब्सक्राइबर क्या करेगा, जनरेट कर देगा वैसा की पेयर और अप्लाई कर देगा सिक्योरिटी प्रोसीजर, तो जनरेट हो जाएगी की पेयर। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्राइवेट की और पब्लिक की जो है करस्पॉन्ड करना चाहिए उस सब्सक्राइबर का, और वो उस किससे करस्पॉन्ड करना चाहिए, जो भी लिस्टेड होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। और जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है सब्सक्राइबर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, देन जनरेट हो जाएगा उसका की पेयर सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद। फिर 40A जो है वो हमें बता रहा है ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, और ये भी 2008 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये बता रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट द सब्सक्राइबर सेल्फ परफॉर्म सच ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में जो सब्सक्राइबर है उसको ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा ड्यूटी। ठीक है, जो भी ड्यूटी प्रिस्क्राइब की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग उसको वो ड्यूटी फॉलो करनी पड़ेगी, ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम 41 पे, जो बता रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। सबसेक्शन 1 बोल रहा है सब्सक्राइबर शैल बी डीम टू have accepted a digital signature certificate if he publishes or authorizes the publication of a digital signature certificate to one or more person in a repository or otherwise demonstrate his approval of the digital signature certificate in any manner। ठीक है, तो जहाँ कोई सब्सक्राइबर जो है उसने एक्सेप्ट किया किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को और उसको पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश कर दिया गया है कहाँ, एक या एक से ज़्यादा पर्सन को या रिपोजिटरी को। ठीक है, या अदरवाइज क्या किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का किसी अदर मैनर में। ठीक है, तो मान लिया जाएगा एक्सेप्ट हो गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कैसे, सबसे पहले वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसका पब्लिकेशन होगा एक या एक से ज़्यादा पर्सन को और रिपोजिटरी में। ठीक है, या किसी अदर मैनर में जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा अप्रूवल उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का किसी अदर मैनर में। ठीक है, इसका सब क्लॉज 2 बता रहा है बाय एक्सेप्टिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द सब्सक्राइबर सर्टिफाइज टू ऑल who reasonably rely on the information contained in the digital signature certificate that the subscriber hold private key correspond to the public key listed in a digital signature certificate and is entitled to hold the same. All the representation made by the subscriber to the certifying authority and all the material relevant to the information contained in digital signature certificate are true.
ऑल द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दैट इज विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर इज ट्रू। अब जब एक्सेप्ट करेगा ना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो सब्सक्राइबर क्या सर्टिफाई करेगा कि जो भी पर्सन जो है रीजनेबली रिलाई कर रहा है इन्फॉर्मेशन पे जो कंटेंट किया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे, जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा सब्सक्राइबर द्वारा, तो ये ऑटोमेटिकली सर्टिफाई कर देगा उस सारे पर्सन को जो रीजनेबली रिलाई कर रहे हैं ना उस इन्फॉर्मेशन पे जो भी कंटेन किया गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, तो वो क्या सर्टिफाई करेगा, ये 3 चीज़ें जो दे रखी हैं, ये 3 चीज़ें जो है सब्सक्राइबर सर्टिफाई करेगा। सबसे पहली चीज़ जो है सब्सक्राइबर ये सर्टिफाई करेगा कि वो होल्ड कर रहा है प्राइवेट की, ठीक है, जो करस्पॉन्ड करता है पब्लिक की से, और वो लिस्टेड कहाँ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। उसके पास जो प्राइवेट की है वो करस्पॉन्ड करता है उसके पब्लिक की से, और वो लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, और उसके पास पूरी राइट है, वो इंटाइटल्ड है उस चीज़ को होल्ड करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो वो सर्टिफाई करता है वो है ऑल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जितनी भी रिप्रेजेंटेशन वो जो है ना मेड करेगा, जितनी भी रिप्रेजेंटेशन वो देगा सब्सक्राइबर, किसको देगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और जितने भी मटेरियल रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दे रखे हैं वो सारे सही हैं, ट्रू हैं, वो सारे रिप्रेजेंटेशन, सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सही हैं। और तीसरी जो है चीज़ जो सर्टिफाई करेगा वो चीज़ है ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दैट इज़ विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर इज ट्रू। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दे रखी है जो भी सब्सक्राइबर के नॉलेज में है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट प्रोविज़न ऑफ दिस सेशन, सेक्शन नंबर 42 जो बता रहा है हमें कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की के बारे में, ठीक है। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो एक्सरसाइज करेगा रीजनेबल केयर टू रिटेन control of the private key corresponding to the public key listed in digital signature certificate and take all step to prevent its disclosure। तो जितने भी सब्सक्राइबर है ना वो रीजनेबल केयर लेंगे, क्या चीज़ के लिए रीजनेबल केयर लेंगे, रिटेन करने के लिए कंट्रोल, किस चीज़ का कंट्रोल, प्राइवेट की का, उस प्राइवेट की का जो करस्पॉन्ड कर रहा है पब्लिक की से, और वो कहाँ लिस्टेड है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड है, और वो सारे स्टेप ले रहा है जो प्रिवेंट करेगा उसका डिस्क्लोजर प्रिवेंट करेगा, है ना। तो वो सारे स्टेप उसको लेने चाहिए, सब्सक्राइबर सारा स्टेप लेगा, सारा रीजनेबल केयर लेगा ताकि उसका डिस्क्लोजर वो बचा सके उस प्राइवेट की का जो करस्पॉन्ड करता है पब्लिक की से जो लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, है ना, ठीक है। अब सब क्लॉज 2 में है इफ द प्राइवेट की करस्पॉन्ड टू द पब्लिक की listed in digital signature certificate has been compromised, then the subscriber shall communicate the same without any delay to the certifying authority in the same manner as may be specified by the regulation। अब कोई प्राइवेट की जो सब्सक्राइबर के पास है, ठीक है, जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है पब्लिक की से और लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, अब वो किसी तरह से ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही उसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, पता चलेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो तुरंत से तुरंत कम्युनिकेट करेगा विदाउट एनी डिले, किसको कम्युनिकेट करेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा। किस मैनर में करेगा, जो भी स्पेसिफाइड किया गया रेगुलेशंस में, उसी मैनर में वो जो है वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा सब्सक्राइबर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ठीक है। अब इससे एक एक्सप्लेनेशन अटैच है जो कि बता रहा है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट द सब्सक्राइबर शैल बी लायबल टिल ही हैज़ इन्फॉर्म द सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट द प्राइवेट की हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अब डाउट रिमूव करने के लिए यहाँ क्या क्लियर किया जा रहा है कि सब्सक्राइबर जो हैं वो लायबल होंगे कब तक, जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उनकी जो प्राइवेट की है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब आपको विदाउट एनी डिले ये बताना है कि आपकी प्राइवेट की जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अगर आपने डिले किया तो फिर आप पे ही सारी लायबिलिटी आ जाएगी, आपको संदिग्ध निगाहों से देखा जाएगा कि आपने
लेट क्यों किया? अगर आपकी प्राइवेट की जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी और इसकी इन्फॉर्मेशन भी थी आपको, बट स्टिल आपने इतना लेट किया और आप जान के लेट करके आए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास, इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है ना। तो इसीलिए लाइबिलिटी तो आप पे ही आनी चाहिए, इसलिए लाइबिलिटी जो है वो सब्सक्राइबर पे आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम चैप्टर 9 से जो है पेनल्टी कंपनसेशन और एडजुडिकेशन के बारे में बता रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने आज इसको इंक्लूड नहीं किया अपने सेशन में, क्योंकि फिर आप लास्ट में थक गए होगे। तो चलिए अब हम इसको अगले सेशन में देखेंगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे से। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।